Hello everyone, welcome to our channel Basic Medical Knowledge। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के मिडवाइफरी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। जो यहाँ की शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम के बारे में। सुपाइन का मतलब सभी कोई जानते होंगे कि चित्त लेटना, ठीक है। और हाइपोटेंशन जानते हैं कि बीपी लो जब हो जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि जब सुपाइन पोजीशन में लेटने के कारण ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं कि सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। देखिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या है लिखा हुआ, ठीक है। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम, ए कंडीशन इन late pregnancy where the pregnant woman develops hypotension when lying supine due to compression of major vessels। देखिए गर्भावस्था के जो अंतिम चरण में जब महिला पीठ के बल लेटती है, ठीक है, पीठ के बल लेटती है यानी चित होकर के लेटती है, और उस समय क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है गिर जाता है। इसे सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम कहते हैं। अब देखते हैं इसके काउजेज, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी को। तो कारण, कॉजेज यानी कि कारण, तो सबसे पहले इसका कारण होगा इनलार्ज यूट्रस कॉम्प्रेसेस द इंफीरियर वेना कावा। जो बढ़ा हुआ जो गर्भाशय जो होता है ना, वो इंफीरियर वेना कावा को दबाता है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज वेनस रिटर्न टू हार्ट। हृदय की ओर जो रक्त का जो प्रवाह है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। हृदय की ओर जो रक्त का प्रवाह होगा वेन के द्वारा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और क्या होता है, देखिए कार्डियक डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है, वो भी कम हो जाता है। लीड्स टू मैटरनल हाइपोटेंशन एंड रिड्यूस्ड यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो। मतलब कि परिणाम में फिर क्या होता है कि जो मातृ हाइपोटेंशन है, माँ को हाइपोटेंशन होगा, और फिर गर्भाशय अपरा यानी कि जो यूट्रस और प्लेसेंटा जो है उसमें क्या होगा, रक्त की प्रवाह में कमी हो, उसमें जो रक्त का जो प्रवाह होगा उसमें कमी हो जाएगी। अब देखते हैं रिस्क पीरियड। तो कॉमन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए सामान्यतः जो है ना 20 सप्ताह के बाद, विशेषकर तीसरी तिमाही में ही ये जो रिस्क होता है ना हाइपोटेंसिव डिसऑर्डर, ये क्या कहते हैं सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम जो है ये तीसरी तिमाही में ही सामान्यतः होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लिनिकल फीचर्स यानी कि लक्षण। इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या है, तो फर्स्ट है डिजीनेस। डिजीनेस मीन्स चक्कर आना, चक्कर आता है। फिर है फैंटिंग या फिर सिनकोप जिसे बेहोशी कहते हैं। फिर नौजिया यानी कि मतली उल्टी जैसा महसूस होना। फिर है पैलर यानी कि पीलापन, बॉडी जो है पेल हो जाएगी, पीलापन आ जाएगा। फिर है स्वेटिंग, ये पसीना आना। हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर हो जाना। टैकीकार्डिया मीन्स कि जो पल्स है या नाड़ी वो तेज हो जाएगा, है ना। फिर इफेक्ट ऑन फीटस, तो इसका प्रभाव जो है भ्रूण पर क्या पड़ेगा, ठीक है, बच्चे पर, जो गर्भस्थ शिशु है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डिक्रीज्ड यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, गर्भाशय जो है ना और अपरा जो है यानी कि यूट्रस और जो प्लेसेंटा है वहाँ क्या होगा, रक्त प्रवाह कम होना, ठीक है, कम हो जाता है वहाँ पर। फिर फीटल डिस्ट्रेस इफ प्रोलॉन्ग्ड, अगर फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा क्या प्रभाव होगा, तो फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा। लंबे समय तक अगर इसी का प्रभाव इसी तरह से मतलब होते रहे कि कम रक्त का प्रभाव होगा तो क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा। फिर मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन देखते हैं। तो इमीडिएट पोजीशन चेंज, जैसे ही देखेंगे कि अगर वो सुपाइन पोजीशन में मतलब महिला है, गर्भवती महिला सोई हुई है और उसके जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो रहा है, तो क्या करना है, उसे तुरंत उसका पोजीशन को चेंज करना है। और ख़ास करके पोजीशन कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट लैटरल पोजीशन यानी कि बाई करवट
सबसे अच्छा माना जाता है। दाएं करवट पे सुला सकते हैं, लेकिन बाएं करवट जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब जो है क्या है कि अवॉइड लाइंग फ्लैट ऑन बैक, क्योंकि यहाँ जो है पीठ के बल लेटने के कारण ही ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं ना, तो इसलिए जो है पीठ के बल लेटना बंद करना है। और इलिवेट राइट हिप, यूज वेज या फिर पिल्लो, है ना। दाई तरफ जो है तकिया या फिर वेज लगाना है। मतलब अगर वो सुपाइन में सोई है पेशेंट, तो कोशिश करना है कि दाएं साइड जो है ना थोड़ा सा ये तकिया लगा दें या फिर वेज लगा दें, है ना, कुछ लगा दें ऊंचा, ताकि वो जो है ब्लड का फ्लो जो है ना अच्छे से हो सके। एक ही साइड लगाना है, वो भी दाएं साइड लगाना है। ऑक्सीजन इफ नीडेड, और अगर हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो क्या करना है, उस तरह से क्या होगा, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी ना, तो ऑक्सीजन जो है लगाना होगा। ऑक्सीजन इफ नीडेड, आवश्यकता होने पर ऑक्सीजन भी देंगे, है ना। फिर है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5C, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्यूरपेरल सेप्सिस। प्यूरपेरल सेप्सिस क्या है, तो इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट। ये क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट अकरिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अकरिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ विद इन 42 डेज पोस्टपार्टम। ठीक है, तो ये जो होता है ना प्यूरपेरल सेप्सिस जो होता है वो क्या है, एक जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कब होता है, तो बच्चे के जन्म के बाद जो है, यानी कि 42 दिनों के अंदर, यानी कि जो प्यूरपेरियम पीरियड जो होता है ना, उस दौरान अगर ये हो रहा है, उस एसोसिएटेड विथ फीवर एंड अदर सिस्टमेटिक साइन, यानी कि उसके इन्फेक्शन हो गया है तो फीवर आएगा ही, फीवर आता है या और भी किसी तरह का सिस्टमिक साइन हो सकता है। ठीक है, संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं, तो उसे ही कहते हैं क्या, प्यूरपेरल सेप्सिस। देखिए, प्रसव के बाद 42 दिनों के भीतर जननांग मार्ग का संक्रमण, जिससे क्या होगा, बुखार किसे कहेंगे कि अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसे कहेंगे कि बुखार है, और अन्य जो है संक्रमण के लक्षण भी उपस्थित होंगे। एटियोलॉजी, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसके देखिए कारण कौन कौन से हैं, क्या क्या है ना। तो पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन, यानी कि बहुजीवाणु संक्रमण के कारण ये होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जीवाणु हैं, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टाइफिलोकोकस है, इकोलाई है, एनेरोब्स है, एनेरोब्स में देखिए बैक्टीरियोड है, क्लोस्ट्रीडियम है ना। अब रिस्क फैक्टर्स, इसके जोखिम जो है ना कारक कौन कौन से हैं, देखिए, तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर, यानी कि लंबा प्रसव अगर रहा होगा तो उस वजह से भी ये होने की संभावना रही होगी, है ना। फिर या फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो झिल्ली होती है, पानी की थैली जिस झिल्ली के अंदर होती है ना, तो वो समय से पहले क्या होती है, फट जाना उसका। उसके बाद अब फ्रीक्वेंट वेजाइनल एग्जामिनेशन, और बार बार जो पीवी करते हैं, यानी कि वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, तो उसे नहीं करना चाहिए, है ना। उसकी वजह से भी क्या होता है, देखिए यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, फिर पीरियल जो है क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन हो रहा है हमारा। ठीक है, रिटेन्ड प्लेसेंटा, हाँ, रिटेन्ड प्लेसेंटा फ्रैगमेंट्स, अगर प्लेसेंटा का जो है ना अवशेष रह गया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए, है ना। फिर है, देखते हैं आगे, फिर है पुअर एसेप्टिक टेक्निक, अगर डिलीवरी के जो है ना अस्वच्छ एसेप्टिक टेक्निक अगर अपनाया गया है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, फिर पेरियल जो सेप्सिस वो हो सकता है ना, अस्वच्छ तकनीक।
सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन जो डिलीवरी है कभी कभी उसमें भी हो जाता है, ठीक है। और क्या है, मैटरनल एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, अगर एनीमिया है या कुपोषण है तो इसकी ये भी एक कारण हो सकता है पुरपेरियल सेप्सिस का। फिर देखिए क्लिनिकल फीचर्स, लक्षण क्या क्या आते हैं। तो पहला लक्षण तो हम लोग कह ही रहे हैं कि इसमें बुखार आता है ना, फीवर होता है। तो फीवर यानी कि 38 जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, तो 38 डिग्री सेल्सियस के इक्वल या फिर ग्रेटर उससे ज़्यादा रहेगा, है ना। पहले 24 घंटे के अंदर अगर जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है उसके अगर 24 घंटे के अंदर 38 डिग्री या फिर 38 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो ये मतलब लक्षण हो गया पहला। फिर है लोअर एब्डोमिनल पेन, जो निचला जो पेट में है ना दर्द हो जाता है। फिर फॉल स्मेलिंग लोचिया, और जो है लोचिया जो कैसा हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। फिर सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, और जो गर्भाशय है उसका सही से छोटा ना होना। फिर है टैकीकार्डिया यानी कि तेज नाड़ी यानी कि फास्ट पल्स हो जाएगा। फिर चिल्स मैलेज यानी कि ठंड लगेगी और कमजोरी महसूस होगी। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगे, और तो इसमें इंडोमेट्राइटिस हो जाएगा, पेल्विक एब्सेस हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इसका जो हम लोग क्या क्या इसमें जांच वगैरह होता है, ठीक है। तो सीबीसी करते हैं इन्फेक्शन के लिए कि इन्फेक्शन कितना बढ़ा है। तो इसमें देखा जाता है कि WBC का काउंट कितना बढ़ा है ना, यानी इन्फेक्शन कितना बढ़ा है। फिर है ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर देखा जाता है। फिर हाई वेजाइनल स्वैब, यूरिन एग्जामिनेशन। अब मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट में जनरल में क्या देख सकते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन करना है। अगर फिर पुरपेरियल सेप्सिस है तो सबसे पहले क्या करना है, हॉस्पिटलाइजेशन करना है, पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करना है। फिर मेंटेन हाइड्रेशन, पर्याप्त जो है तरल देना है, ठीक है। अब जो है उसके बाद है हमारा मॉनिटर वाइटल साइंस, और वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी में जैसे कि एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल ये सब दे सकते हैं। सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर में और क्या क्या कर सकते हैं, तो एंटीपायरेटिक्स यानी कि जो ज्वरनाशक दवाएं यानी बुखार जो है बुखार को दूर करने वाली दवाएं दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं। फिर रिमूव, चूँकि उससे वीकनेस रहती है उसको दूर करने के लिए आईवी फ्लूइड वगैरह लगा सकते हैं, है ना। रिमूव रिटेन्ड प्रोडक्ट्स इफ प्रेजेंट, चूँकि प्लेसेंटा का भी अवशेष रह जाने के कारण भी कभी कभी होता है, इसलिए जो अवशेष रह गए हैं प्लेसेंटा का या मेम्ब्रेन का तो उसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, उसे हटाएंगे। नर्सिंग केयर, अब देखिए नर्सिंग देखभाल क्या है, तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, सख्त स्वच्छता रखना है। और मॉनिटर टेम्परेचर एंड पल्स, तापमान और जो है ना नाड़ी की निगरानी करनी है, टेम्परेचर और पल्स की क्या करना है, निगरानी करनी है। पेरिनियल हाइजीन, पेरिनियल को जो है स्वच्छ रखना है। पेरिनियल हाइजीन, पेरिनियल को जो है स्वच्छ रखना है। इनकरेज एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड्स, पर्याप्त पोषण और तरल देना है। प्रिवेंशन यानी कि बचाव इसका, ठीक है। तो इसका बचाव कैसे करेंगे, तो क्लीन एंड सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस, स्वच्छ और सुरक्षित प्रसव कर होना चाहिए। लिमिट वेजाइनल एग्जामिनेशन, जो वेजाइनल एग्जामिनेशन जो होता है वो लिमिट में होना चाहिए, यानी कि पीवी का मतलब रूल भी है कि हर एक 4 घंटे में करना चाहिए, है ना। तो उसके अनुसार ही कोशिश करना चाहिए, नहीं कि हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में हम पीवी कर रहे हैं, यानी कि वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर है प्रॉपर हैंड हाइजीन, हाथों की स्वच्छता, जब भी पेशेंट को हम टच करते हैं, ठीक है, तो उसके हाथों की जो है स्वच्छता रहनी चाहिए। फिर अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का समय पर फिर उपचार भी करना है। उसके बाद देखिए
उसके बाद हम लोग है ना क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, डिफरेंशिएट ट्रू एंड फॉल्स लेबर, यानी कि जो ट्रू लेबर है और फॉल्स लेबर है उसके बीच अंतर बताना है, क्या अंतर है। तो दीज आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। यहाँ देखिए ये जो यहाँ दिया हुआ है नीचे की है ना, किस तरह से जो मतलब अंतर को दिखाया दर्शाया गया है ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर को। तो देखिए एक साइड हम लोग फीचर के आधार पे हमने इसको जो है डिफ्रेंशिएट किया है। तो पहला फीचर है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, जो संकुचन होता है, ठीक है। तो संकुचन की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। तो ट्रू लेबर में जो है ना संकुचन की प्रकृति वो रेगुलर होती है और रिदमिक होती है, और जबकि फॉल्स लेबर में जो है वो इरेगुलर होता है और नॉट रिदमिक, ठीक है। फिर इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी कैसा होता है, यानी तीव्रता कैसा होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, धीरे धीरे क्या होता है दर्द जो होता है ना वो बढ़ता चला जाता है, ठीक। और जबकि ट्रू लेबर में क्या होता है, धीरे धीरे जो दर्द है वो बढ़ता चला जाता है। और फॉल्स लेबर में क्या होता है, रिमेन सेम और डिक्रीजेज, दर्द जो है या तो सेम ही रहेगा या फिर घट सकता है। फिर है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति, तो इंक्रीज विथ टाइम, ये क्या हो रहा है कि समय के साथ जो आवृत्ति भी बढ़ता चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में दर्द आना स्टार्ट होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यही मतलब होता है कि कितनी देर में आ रहा है। पहले हो सकता था आधे घंटे में दर्द आ रहा होगा, अब जो है फिर 20 मिनट में आए, फिर हो सकता है 15 मिनट में, फिर 10 मिनट में, इस तरह से जो है ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो बढ़ता चला जा रहा है। और जबकि फॉल्स लेबर जो होता है ना उसमें नो रेगुलर पैटर्न, उसमें कोई ठिकाना नहीं, कभी भी वो आ सकता है कभी भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पेन लोकेशन, जो दर्द होता है उसका स्थान देखते हैं। तो ट्रू लेबर में क्या होता है, स्टार्ट इन बैक, उसके बाद फिर रेडिएट्स टू एब्डोमेन, जो बैक से शुरू होता है, ठीक है, पीठ से जो है दर्द शुरू होगा और पूरे जो है पेट में वो फैल जाता है दर्द। और इसमें क्या होता है फॉल्स लेबर में खास कर कहाँ होगा, तो लोअर एब्डोमेन में होता है, यानी कि निचला जो पेट है वहाँ होता है, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि कोई एक्टिविटी करने का प्रभाव से क्या होता है। तो देखिए ट्रू लेबर में क्या होगा कि कंटिन्यू डिस्पाइट वॉकिंग और रेस्ट, चाहे पेशेंट चले या फिर आराम करे, वो जो दर्द है ना वो कंटिन्यू ही रहेगा, लगातार ही रहेगा, ठीक है। चाहे वो बैठेगी तो भी वैसा ही रहेगा। तो जो है ना पेशेंट जो है चाहे वो चलती है बैठती है तो भी जो है ट्रू लेबर में क्या होगा, तो वो दर्द जो है कंटिन्यू ही रहता है, उसको कोई उसमें आराम, बैठेगी चाहे आराम करेगी चलेगी कुछ भी करेगी उसे एक जैसा ही रहता है। जबकि फॉल्स जो लेबर होता है उसमें अगर आराम करेगी या फिर उसको कोई किसी तरह का सेडेटेशन दे दिया जाए, यानी कि नींद की मतलब कि उसे अगर नींद आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है उसका दर्द जो है वो दर्द से आराम मिल जाएगा, ठीक है। फिर है सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल डायलेटेशन, तो देखिए सर्वाइकल डायलेटेशन देखते हैं, यानी कि फैलाव, सर्विक्स जो है उसका फैलाव कितना हुआ है। तो ट्रू लेबर जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि उसमें जो ट्रू लेबर है तो उसमें क्या होता है, सर्विक्स का जो फैलाव है वो मौजूद रहता है और बढ़ते चला जाता है, उसका डायलेटेशन फैलाव जो है, ठीक है। और जबकि फॉल्स जो लेबर पेन होता है ना तो उसमें ये होता ही नहीं है, ठीक है, सर्विक्स सर्वाइकल डायलेटेशन एब्सेंट होता है। अब देखते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट, यानी कि जो सर्विक्स है उसका पतला होना, ठीक है। तो ये जो ट्रू लेबर होता है इसमें प्रेजेंट होता है और फॉल्स लेबर जो है पेन उसमें एब्सेंट होता है। ट्रू लेबर पेन में क्या हो रहा है कि जो गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स का जो पतलापन, यानी कि धीरे धीरे पतला होना, फैलेगा तो पतला होगा ऑफकोर्स, है ना, तो इसमें वो प्रेजेंट होता है। और जबकि
ट्रू में प्रेजेंट है, जबकि फॉल्स फॉल्स में अब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं और अब है फीचर। फिर देखते हैं कि अगर शो है, शो शो मीन्स हो गया कि ब्लड डिस्चार्ज, कि जब पीबी किया जाता है तो कुछ मतलब उसमें ब्लड का डिस्चार्ज जैसा महसूस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, लज्जा जैसा वो निकलता है, तो वो जो है ना ट्रू लेबर में जो है प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है, जबकि फॉल्स लेबर पेन में नहीं रहता है। ठीक है, हल्का सा जो ब्लड का जो डिस्चार्ज होता है ना वो इसमें नहीं शो करेगा, जबकि ट्रू लेबर में ये शो करता है। फिर है मेम्ब्रेन रप्चर, यानी कि जो मेम्ब्रेन का फटना। ठीक है, तो ये ट्रू लेबर है, तो हो सकता है कि फट जाए और नहीं भी फटे, दोनों हो सकता है। और तो मेम्ब्रेन रप्चर जो ट्रू लेबर में क्या होता भी है और नहीं भी होता है, और फॉल्स लेबर में बिल्कुल नहीं रप्चर होगा। ठीक है, अब है फीटल डिसेंट, यानी कि जो भ्रूण है उसका नीचे की ओर आना। ठीक है, नीचे की ओर आना, तो ट्रू लेबर जो होता है उसमें प्रोग्रेसिव होता है, डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। ट्रू लेबर में क्या होगा कि जो भ्रूण है वो ना वो प्रेजेंटिंग पार्ट के पास जो है ना वो क्या होता है कि वहाँ धीरे धीरे आने लगता है, नीचे की ओर खिसकने लगता है, जबकि फॉल्स लेबर में जो है फीटल डिसेंट नहीं होता है। ठीक है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं बच्चा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।